आज 17 जनवरी 2026 है और अगर आप झारखंड में हैं तो शायद आपको घर से बाहर निकलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल। सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद, एक तरह से पूरा राज्य ही जैसे थमसा गया है। और वजह है एक राज्यव्यापी बंद। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बंद नहीं है, इसका असर हर तरफ दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि पूरे राज्य को बंद करने की नौबत आ गई। यही आज हमारा मुद्दा है और ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ऊपर से देखें तो ये एक विरोध प्रदर्शन है, लेकिन जब हम इसकी परतें खोलते हैं तो इसके नीचे से एक आदिवासी नेता की हत्या, सिर्फ 3 एकड़ जमीन का एक विवाद और न्याय के लिए एक ऐसी मांग की कहानी निकलती है जो अब पूरे समाज के गुस्से की आवाज बन चुकी है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 3 एकड़ जमीन का एक विवाद एक पूरे राज्य के लिए भरोसे का संकट बन गया। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है झारखंड के खूंटी जिले में। खूंटी ये इलाका हमेशा से आदिवासी अधिकारों और जमीन से जुड़े मामलों के लिए बहुत संवेदनशील रहा है। और यहीं पर 7 जनवरी को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। 7 जनवरी को सोमा मुंडा नाम के एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वो अकेले नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। सोचे कितना भयानक मंजर रहा होगा। लेकिन इस हत्या ने पूरे राज्य को इसलिए हिला दिया क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक संस्था पर हमला था। एक संस्था पर हमला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोमा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे। स्रोतों के मुताबिक वो एक पढ़ा राजा थे। पढ़ा राजा मतलब लगभग 22 गांवों के पारंपरिक आदिवासी सरदार। जब ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो समुदाय इसे सिर्फ एक कत्ल की तरह नहीं देखता, वो इसे अपने सम्मान, अपनी परंपरा पर हमला मानते हैं। बिल्कुल, अपने वजूद पर सीधा हमला। तो ये पढ़ा राजा का पद इतना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये व्यवस्था सैकड़ों साल पुरानी है और ये आदिवासी समाज के लिए स्वशासन और न्याय का एक जरूरी स्तंभ रही है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन ये पारंपरिक व्यवस्थाएं समाज को जोड़े रखती हैं। समझ गई। तो एक पारंपरिक नेता के दिन दहाड़े हत्या, जाहिर है अगला सवाल पुलिस पर आता है। उन्होंने क्या किया? उनकी जांच में क्या निकला? पुलिस ने जांच शुरू की और जो शुरुआती वजह सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या वजह थी? पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह सिर्फ 3.16 एकड़ जमीन का एक विवाद था। बस 3 एकड़ जमीन के लिए एक पढ़ा राजा का मर्डर? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ, सुनने में बहुत छोटा कारण लगता है इतनी बड़ी घटना के लिए। बहुत ही छोटा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू छिपा है। हमारे और आपके लिए शायद ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो, जिसकी कीमत कुछ लाख रुपए होगी शायद, लेकिन आदिवासी समाज के लिए जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती। ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति का केंद्र है, उनके पूर्वजों की विरासत है। जमीन से उनका रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस इसे शायद सिर्फ एक जमीनी विवाद, एक रियल एस्टेट का झगड़ा समझकर जांच कर रही होगी। हाँ, जबकि समुदाय के लिए यह उनके सम्मान और पहचान का मामला था। शायद यहीं पर वो पहली खाई मैदा हुई पुलिस और लोगों के बीच। आप बिल्कुल सही जगह पे उंगली रख रही हैं। समुदाय के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, माटी का सवाल था। और जब उस माटी के लिए उनके राजा की हत्या हो जाए तो आप उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, पुलिस ने जांच शुरू की, कुछ एक्शन तो लिया ही होगा। हाँ, पुलिस का कहना है कि उन्होंने तेजी से काम किया। अब तक इस मामले में 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 7 आरोपी? हाँ, कागज पर देखें तो ये एक अच्छी खासी कार्रवाई लगती है। लेकिन एक मिनट, अगर 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, तो फिर भी हजारों लोग सड़कों पर क्यों हैं? यही तो सवाल है। ये राज्यव्यापी बंद क्यों हो रहा है? कहीं तो कोई डिस्कनेक्ट है। क्या ये सिर्फ इसलिए कि मुख्य शूटर फरार है या कुछ और भी चल रहा है? यही तो इस पूरे मामले की गुत्थी है। 7 गिरफ्तारियां सुनने में बहुत प्रभावी लगती हैं, लेकिन कहानी की परतें और गहरी हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जिन लोगों ने असल में गोली चलाई, यानी मुख्य शूटर, वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अच्छा। साथ ही लोगों का मानना है कि इस हत्या के पीछे के जो असली साजिशकर्ता हैं, जो बड़े नाम हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि पुलिस ने बस कुछ मोहरों को पकड़ा है, असली खिलाड़ियों पर हाथ नहीं डाला। बिल्कुल। और यहीं से जनता की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जो वक्त के साथ और उग्र होती गई। हत्या के फौरन बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, है ना?
हाँ बिल्कुल। हमें स्रोतों से पता चलता है कि रांची, खूंटी और सरायकेला जैसे जिलों में लोगों ने मशाल जुलूस निकाले। मशाल जुलूस, ये तो गुस्से और चेतावनी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक होता है। बहुत शक्तिशाली। और फिर वो घटना हुई खूंटी में। मुझे उसके बारे में सोचकर ही तनाव हो रहा है, जब प्रदर्शनकारियों ने सोमा मुंडा के शव को 7 घंटे तक सड़क पर रखा था। आप कल्पना कर सकती हैं कि वहां माहौल कितना विस्फोटक और दुख भरा रहा होगा। ये तो न्याय की एक बहुत ही बेताब और हताश पुकार लगती है। ये हताशा ही है। जब किसी समुदाय को लगता है कि सिस्टम उनकी नहीं सुन रहा, तो वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। 7 घंटे तक अपने नेता के शव को सड़क पर रखना, ये दिखाता है कि उनका धैर्य जवाब दे चुका था। ये एक तरह से ऐलान था कि जब तक न्याय नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। पुलिस कह रही है हमने 7 लोग पकड़ लिए, और जनता कह रही है ये काफी नहीं है, हमें असली गुनहगार चाहिए। और इसी भरोसे की कमी का नतीजा है आज का ये बंद। तो जब आदिवासी संगठनों ने मिलकर इस बंद का आह्वान किया, उन्होंने अपनी कुछ मांगी भी रखी होंगी। हाँ, और वो मांगे बहुत साफ हैं। और ये सिर्फ गुनहगारों को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। क्या वो मांग? पहली मांग तो जाहिर है, सभी मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी हो। ठीक है। लेकिन दूसरी मांग बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जांच के नाम पर किसी भी निर्दोष आदिवासी को परेशान न किया जाए। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब मांग है। वो न्याय भी मांग रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि निर्दोषों को परेशान ना किया जाए। ये तो विरोधाभासी लगता है। पहली नजर में लगता है, लेकिन ये मांग उनके गहरे डर और अविश्वास को दिखाती है। किस तरह का डर? उन्हें डर है कि पुलिस केस को जल्दी से जल्दी बंद करने के दबाव में, या शायद असली गुनहगारों को बचाने के लिए किसी भी बेगुनाह को पकड़कर बलि का बकरा बना सकती है। ओह। ये मांग असल में सिस्टम पर एक टिप्पणी है। ये कह रही है, हमें आपकी जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। वाह, मतलब न्याय की मांग के साथ साथ अन्याय का डर भी है। और क्या मांगे हैं? तीसरी मांग सोमा मुंडा के परिवार के लिए है कि उन्हें उचित मुआवजा और सम्मान दिया जाए। चौथी मांग है कि इस पूरे मामले की एक हाई लेवल निष्पक्ष जांच हो, शायद पुलिस के बाहर की किसी एजेंसी से। हाँ, ताकि सच सामने आ सके। और आखिरी मांग है जवाबदेही की। वो चाहते हैं कि इस मामले में अगर पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब जरा एक पल रुककर इन मांगों को देखिए। ये सिर्फ गुनहगार को पकड़ो वाली मांगे नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप इन सभी मांगों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये न्याय की मांग कम और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की एक अपील ज्यादा लगती है। मतलब हमारा भरोसा टूट गया है, हमें गारंटी चाहिए कि आप सही और निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल यही। तो जाहिर है इस जैसी घटना का असर सिर्फ एक गांव या एक परिवार तक नहीं रहता। इसका एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल फॉलआउट भी हो रहा होगा। बहुत बड़ा। ये घटना अब झारखंड के आदिवासी समाज के भीतर एक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गई है। ये सिर्फ एक कानून और व्यवस्था का मामला नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस पर बयान दे रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये मुद्दा अब आदिवासी पहचान, जमीन पर उनके हक और राज्य के साथ उनके रिश्ते की एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। क्या इस तरह की घटनाएं इस इलाके में पहले भी होती रही हैं? क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा है। झारखंड का इतिहास जमीन को लेकर हुए संघर्षों से भरा पड़ा है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट, वो आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए ही बनाए गए थे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर कब्जा और उससे जुड़े विवाद और हिंसा की घटनाएं आम रही हैं। तो सोमा मुंडा की हत्या को लोग एक अकेली घटना की तरह नहीं देख रहे। वो इसे उसी सदियों पुराने संघर्ष की एक और दुखद कड़ी के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, जहां उनकी जमीन और उनके नेताओं पर हमेशा खतरा मंडाता रहता है। तो ये गुस्सा सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रही असुरक्षा और नाइंसाफी की भावना का नतीजा है। एकदम सही। ये एक चिंगारी थी जिसने पहले से मौजूद बारूद में आग लगा दी। प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपीलें तो हो रही हैं, लेकिन जब तक लोगों को ये महसूस नहीं होता कि न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में बढ़ रही है, तब तक ये गुस्सा शांत होना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है खूंटी में एक सम्मानित आदिवासी नेता, एक पड़ा राजा की हत्या से। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण सिर्फ 3 एकड़ जमीन का विवाद था, लेकिन हमने समझा कि आदिवासी समाज के लिए जमीन का मतलब पहचान और सम्मान से जुड़ा है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, 7 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मुख्य शूटर और साजिशकर्ता अब भी फरार हैं। और यहीं से लोगों का भरोसा टूटने लगा। उस टूटे हुए भरोसे ने गुस्से को जन्म दिया, जो मशाल जुलूसों, सड़क जाम और आखिरकार आज 17 जनवरी को एक राज्यव्यापी बंद की शक्ल में हमारे सामने है। बिल्कुल।
तो अब आगे क्या होगा? क्या लगता है ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, अब सब कुछ पुलिस और प्रशासन के अगले कदमों पर निर्भर करता है। अगर आने वाले कुछ दिनों में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, जांच में पारदर्शिता दिखती है। हाँ, और सरकार समुदाय के साथ बातचीत करके उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती है, तो शायद हालात सुधर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। ये मामला अब सिर्फ सोमा मुंडा के लिए न्याय की लड़ाई नहीं रहा। तो ये क्या बन गया है? ये एक लिटमस टेस्ट बन गया है। ये देखने के लिए कि क्या मौजूदा व्यवस्था अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सुरक्षा और न्याय का वो बुनियादी भरोसा दे पाती है जिसके वे हकदार हैं। वाकई ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, और वो सवाल सिर्फ झारखंड या इस एक घटना तक सीमित नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब न्याय मिलने की प्रक्रिया और लोगों के सब्र के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक स्थानीय आपराधिक घटना कैसे पूरे समाज के लिए भरोसे का संकट बन जाती है। और ये स्थिति भारत में आदिवासी अधिकारों, भूमि विवादों और हमारी न्याय प्रणाली के बीच के उन जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंधों को किस तरह उजागर करती है, जिन पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं देते।